न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे जो है आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच रहता है। तो इससे हमें पता लगता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन, एक आउटर और एक इनर। इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमें आज की क्लास में पढ़ना भी है, वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और जो आपका क्या क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड होते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, ये याद रखना, ये आता है, पूछा जाता है ये वाली चीज, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं ना, इसमें आप सेम ही है मैम, तो आप ही भेजोगे ना मैम, यही ज्वाइन कर लें, बच्चे वैसे भी नहीं दिखते हैं। कोई नहीं, वो वैसे बोल लेंगे, क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। जो भी नया बच्चा है उसको आप खुद भेज दो, वो आपको वहां से फोन में ना, सर के फोन से वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने आप वो यहाँ पे आ जाएंगे, सुन लेंगे, ठीक है ना। बस मुझे बच्चे दिख नहीं रहे हैं अभी, बाकी तो चल रहा है। बट अमन से तो मैं क्वेश्चन पूछ ही लूंगी, अच्छा बच्चा है अमन, मुझे लगता है। अमन आवाज आ रही है आपको? अरे अमन आवाज आ रही है? हाय बोलो बच्चों, तुम दिख रहे हो उन्हें? दिख रही है स्क्रीन ऐसे? ये दिख रही है स्क्रीन अमन? पहले नहीं दिख रही थी क्या? अच्छा आपने बताया नहीं बेटा, नहीं दिख रही है, ऐसे सीधी दिख रही है इस तरह से, अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, लेकिन क्या लगाऊं, नहीं आता आजकल। यहाँ पे रखो, गिर जाएगा तेरा फोन। तो फ्रंट कैमरा करना। ओह गॉड, बट यहाँ पे फिर वो कैमरा है ना। अच्छा, वो रिकॉर्ड हो रहा है तुम लोगों के लिए भाई। अच्छा अच्छा, तो हम ऐसे करें अगर, बताओ एक बार बच्चों, जूम करके देखो तुम्हें दिख रहा है क्या स्क्रीन? कहाँ रखे यार, फिर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा आज। या तो तुम लोग को रिकॉर्डेड क्लास भेज देंगे, ऐसे कर लेना है ना, है ना, रिकॉर्डेड भेज देंगे। देखो ऐसे दिख रही है वैसे तुम लोग को ये क्लास लिखा हुआ? अच्छा वो लाइट पड़ रही है इसलिए नहीं दिख रही है, पर बहुत अंधेरा हो रहा है। ऐसे दिख रही है या अभी भी लाइट पड़ रही है? तो अभी नहीं दिख रहा है अभी भी ना, तो फिर तुम लोग देख लो, अभी सुन लो, और फिर चाहो तो रिकॉर्डेड वाली ले लेना, ठीक है बच्चों। बाकी मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, फिर मैं पढ़ाती हूँ। करियो यार लार्ज, ठीक है, नहीं तो तुम लोग रिकॉर्डेड वाली ले लेना, ओके। ऑफ कोर्स आएगी, क्यों नहीं आएगी ऑडियो भाई। ओके बाय। ओके बाय, मतलब जो रुक रहा है रुक जाओ यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो न्यूक्लियर एनवेलप में मैं क्या बोल रही थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो एनवेलप होता है, इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स जिसे बोलते हैं, जो बेसिकली अलाउ करते हैं चीजों को आने और जाने के लिए। अगर हम बोले कि न्यूक्लियस से बाहर क्या जा रहा होता है, तो न्यूक्लियस से बाहर मेनली आपका क्या जाएगा, एक तो आपका जाता है एमआरएनए। एमआरएनए ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि एमआरएनए कहाँ बनता है। एमआरएनए आपका बनता न्यूक्लियस में है, लेकिन एमआरएनए से प्रोटीन कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। तो एमआरएनए से, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा ना, तो ये न्यूक्लियर पोर से ही बाहर आता है। ये इवन जो राइबोसोम्स होते हैं, ये आरआरएनए और ये सारे भी आपके न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं उसी से बाहर निकल के आते हैं आपके, एमआरएनए, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा ये जो न्यूक्लियर पोर्स में ना चीजें एंटर भी करती हैं यहाँ से। अब एंटर कौन सी चीजें करती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को भी तो एंजाइम्स चाहिए होते हैं क्या बनाने के लिए। भाई न्यूक्लियस को क्या बनाना होता है, न्यूक्लियस को बनाना होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं अब कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं मैडम,
शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर। ये सारे बनाने के लिए भी तो उसको एंजाइम्स, ये बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, वो भी न्यूक्लियर पोर्स से ही आपकी एंटर करती है। कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियर पोर्स का जो है आपका फंक्शन होता है। इसके अलावा एटीपी बनाने के लिए, या जो T3 हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड होता है, वो कौन से हार्मोन बनाता है? T3 एंड T4 भी बनाता है, कैल्सिटोनिन भी खैर रिलीज करता है, बट T3 हार्मोन जो बनाने के लिए भी जो चीजें चाहिए होती है वो न्यूक्लियस में के अंदर जाती है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स ही। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, लूजली पेग्ड जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, लूजली पैक्ड होता है। न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे ऑफ कोर्स ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में, हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। अच्छा, याद है मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया था जब हम लोग वो यहाँ पर ही क्लास हुई थी लास्ट वीक, मैंने एमसीक्यूज दिए थे कि जिसमें मैंने आपको बोला था कि बच्चों कि मेम्ब्रेन सॉरी क्रोमोसोम कब कॉम्पैक्ट होता है सबसे ज्यादा, है ना? कंप्लीटली कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर आता है ना उसका, वो तो मेटाफेज में ही आता है, बट कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट, या इतना कि भाई हाँ वो लग जाए पूरा उस पे, मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रोफेज में बन जाता है कि हाँ। आप अगर आप अपनी बुक्स देखोगे ना, बुक्स में लिखा है कि पता नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखा, आई वाज जस्ट रीडिंग एनसीईआरटी द अदर डे, तो उसमें ना ये दो स्टेटमेंट लिखी हुई थी। एक में लिखा हुआ था कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम बनते हैं, और जो माइटोसिस मियोसिस वाला, अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ी हो, उसमें आप देखोगे कि उसमें लिखा है माइटोसिस और मियोसिस में कि प्रोफेज में वो कॉम्पैक्ट वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर लिखा हो कंप्लीटली कॉइल्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, सिर्फ तभी मेटाफेज में आप जाना कि जिसमें वो रेडी है, उसमें स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, अदरवाइज तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रोफेज में बन जाता है। तो इसीलिए वहां पे कंप्लीटली और ऐसा नहीं था, इसीलिए उसका आंसर मेटाफेज नहीं था, उसका आंसर आपका प्रोफेज था। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। बस चले गए बच्चे, सिर्फ दो ही बच्चे हैं, समीहा, सानिया। नहीं रहने दो यार, क्यों? मैं क्या करूँ, इससे कैसे लगाऊं? हाँ बेटा समीहा। चलेगा? क्या? पढ़ रही है, इंटेलिजेंट, बल्कि उनको अब दिखेगा भी नहीं, टेढ़ा दिखेगा। नहीं पढ़, वो पढ़ेगी बेटा, ऊपर से है तो वो पढ़ेगी ही, वहां से आएगी ही आएगी। तो वहां ऊपर से देखे, यहाँ नीचे से देखेगा तो। सो जो फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए में, क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, या जिसे हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, वो क्या होती है? हमारी जीन्स होती है। जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स बेसिकली क्या करती हैं? जीन्स इंफॉर्मेशन जो है कैरी करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। हमको पता ही है जीन्स का काम होता है, कंट्रोल करती हैं जितनी भी एक्टिविटीज होती है। बेसिकली हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा डिस्कस किया था ना, कि सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि जीन या डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से आपका क्या बनता है? प्रोटीन। तो फाइनली तो हमको प्रोटीन ही चाहिए ना, ये कौन बना रहा है? सारी एक्टिविटीज जीन में है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके कहाँ होता है? ये सारी चीजें आपके न्यूक्लियस में होती हैं। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो हमें पता है कि क्रोमोसोम बन जाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग कई बार इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, विच इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? अगर आपको याद हो, मैंने बोला भी था कि न्यूक्लियोलस बेसिकली वो जगह होती है जहां पे राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम सिंथेसिस होती है यहाँ पे, और आरआरएनए भी बनता है, राइबोसोम सिंथेसिस। ये आपको याद रखना ही रखना है कि न्यूक्लियोलस वो जगह होती है जहां पे राइबोसोम सिंथेसिस होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं जो आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नेक्स्ट ऑर्गेनल। न्यूक्लियस में कुछ भी नहीं बताया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है, और मैंने न्यूक्लियोलस बताया, न्यूक्लियर पोर्स से जो होती है अंदर जाती है, कुछ चीजें बाहर आती हैं जो हेल्प करती है। जैसे बाहर कौन सी? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है ना एनवेलप, उसमें
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, बड़े हैरान थे जो साइंटिस्ट थे जब वो काम कर रहे थे, वो ये देख रहे थे अरे ऐसा ये कैसा स्ट्रक्चर है इतना अच्छा मेम्ब्रेनस, और जिसमें पूरी बड़ी ध्यान से सारी मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्टिंग जो चैनल्स है वो पूरे प्रॉपर बने हुए हैं। ऑफकोर्स जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ गई थी उसके बाद ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो बड़ा अच्छा ही स्ट्रक्चर था। जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने इसका नाम रखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब पूरा एक नेटवर्क है ना, पूरा का पूरा अगर आपको नेटवर्क दिखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं RER और दूसरा आपका होता है SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। कंधे से ऊबड़ खाबड़ से दिखते हैं, रफ बोलते हैं। स्मूथ को स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हमें पता है जहां भी राइबोसोम्स होंगे उसका फंक्शन क्या होता है हमेशा? करेक्ट। जहां भी राइबोसोम होंगे ये आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। जो SER होता है यह आपका बनाएगा या तो ये लिपिड्स बनाता है, ठीक है। ये ना कुछ कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड हार्मोन जिसे बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन में बोलते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। स्टेरॉइड हार्मोन जो ये गोनाड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन सॉरी, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। हो गया। इसमें ना बस इतना ही है कि ये जो होते हैं उन्होंने देखा पूरा नेटवर्क है, रेटिकुलम है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको उन्होंने क्या बोला, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर था तब ER का, इसको बोला सैक्स, ठीक है, इनको सैक्स बोल दिया। हमें पता है RER जिसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं तो वो क्या बनाता है, तुम होते हैं तो बेटा क्या बनाता है वो? करेक्ट, 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 ठीक है। अच्छा अगर आप देखोगे भी ना हाई मैग्निफिकेशन में तो आपको राइबोसोम टू, ये ER है, सैक बोल रहे हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे ER प्रेजेंट होता है काइंड ऑफ, तो ये ER है आपका, ठीक है। कुछ इसे हम लोगों ने सैक्स बोला, कंपार्टमेंट्स को, दो तीन कंपार्टमेंट्स जो एक साथ अगर हम बोलेंगे तो इन्हें हमने सैक बोला। अच्छा अगर ये जो सिस्टम है ना बच्चों, इसे ना आप थोड़ा सा उसकी तरह समझो, अमेजोन की तरह। अमेजोन की तरह क्यों हम समझ रहे हैं? क्योंकि ER का काम है, हमने बोला ER प्रोटीन भी बना रहा है, और ER क्या बना रहा है? टेस्ट हार्मोन्स बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है, ये बनाने का काम है। तो ER को ना वैसे बना दिया, ER से वेसिकल्स की फॉर्म में अब बाहर निकलेंगे ना, कैसे निकलेंगे? छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, इसमें पैक होके थोड़े से निकल जाएंगे, क्योंकि एकदम से कैसे निकलेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे। अब यहां से पैक होकर हल्का सा, नॉट अच्छे से पैक, वेसिकल की फॉर्म में, ये किस में जाते हैं? ये प्रोटीन एंड लिपिड्स कहाँ जाएंगे? ये जाते हैं गोल्गी में, गोल्गी बॉडी जिसे बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने बोला अमेजोन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ER करता है मैन्युफैक्चरिंग और गोल्गी का काम होता है पैकेजिंग एंड डिलीवरी। सो गोल्गी क्या करेगा? ये पैकेजिंग करेगा, पैक करेगा एंड डिलीवर कर देगा, ठीक है, दो जगहों पे। या तो इंट्रासेलुलर, जब भी मैं लिखा होगा मिलेगा आपको इंट्रा, इंट्रा का मतलब इशिता क्या होगा आपके हिसाब से बेटा? यस, इंट्रा, अंदर, ठीक है। या तो सेल के अंदर ही कहीं भेजना है तो वहां चला जाएगा, या फिर सेल के बाहर अगर भेजना है तो गोल्गी पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग करने के बाद भेज देगा अपने खुद के गोल्गी वेसिकल्स में। एक और चीज आपके उसमें लिखी हुई है, जब आप बुक पढ़ेंगे, कि ये जो गोल्गी में ये जाते हैं ना, ये प्रोटीन या लिपिड, कई बार प्रोटीन जो होते हैं गोल्गी के अंदर मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होंगे थोड़े से, उसके बाद ये रिलीज होते हैं। अगर आप लोगों ने CBSE पढ़ा है तो CBSE में उन्होंने दे हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द सिस एंड ट्रांस, नॉट इवन डिटेल, उन्होंने बस 9 नाम लिख दिया, लाइन लिखी है, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं किसी बच्चे ने।
वो सब हमको यहाँ नहीं पढ़ना, हमें बस ये पढ़ना है कि गोल्गी ईआर से प्रोटीन बना, वेसिकल मतलब किसी एक ड्रॉप काइंड ऑफ उसमें वो गोल्गी में चला गया। गोल्गी में कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होने के बाद गोल्गी पैक करके वेसिकल्स में, अगर वो सेल के बाहर जाना है तो सेल के बाहर भेज देते हैं, इंट्रासेलुलर का अगर वो यूज है उसका तो वो वहां भेज देते हैं, जहां भी यूज होता है वो वहां भेज देते हैं। ये हमारा ईआर था। इज दिस क्लियर? इसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उनकी भी ऑफ कोर्स सब यूनिट्स होती है, हम उस पे आएंगे, हमें डिस्कस करना भी है। आज तो हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुनी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? सबने सुनी होगी। क्या होती है एंडोसिम्बायोटिक बेटा? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी खैर मुझे पढ़ानी भी थी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पता क्या कहती है? वो ये कहती है अच्छा चलो पहले आप मुझे बताना, ठीक है? समीहा ही है, वो लड़की भी चलेगी, ठीक है। आप मुझे बताओ कि प्रोकैरियोट में कौन से राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम? बताओ। 70s। और यूकैरियोट्स में 70s के सब यूनिट्स क्या होती है बेटा? और एस क्या होता है बच्चों? हाँ, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या रेट, है ना? तो ऑफ कोर्स, ओ सॉरी, ठीक है। अब हुआ क्या था, उन्होंने देखा ठीक है बैक्टीरिया में ये वाले मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। 50 एंड 30s के राइबोसोम मिलना ठीक था, कोई बड़ी बात, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हुआ क्या, उन्होंने जब देखा न्यूक्लियस के राइबोसोम देखे वो तो ठीक थे, 60s और 40s थे, लेकिन जब उन्होंने चेक किए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के राइबोसोम, क्योंकि इनके पास खुद के राइबोसोम होते हैं, इनके जब राइबोसोम चेक किए ना, तो इनके राइबोसोम से 50s एंड 30s वाले, 70s के थे। वो तो हमें पता है किसका स्ट्रक्चर होता है, वो तो प्रोकैरियोट्स पे बैक्टीरिया में होते हैं, यूकैरियोट में तो ऐसा होता ही नहीं है। तब उन्हें समझ आया कि ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है ना वो अलग रहते थे, जैसे बैक्टीरिया घूमता रहता है वैसे वो अलग रहता था अकेला। बाद में एंडोसिम्बायोट, एंडोसिम्बायोट मतलब एंडो किसी के अंदर, सिम्बायोट मतलब मिलकर, ठीक है, कि भाई वो ये जो रहते थे अकेले, अब ये यूकैरियोटिक में वहां चले गए, उसके अंदर आ गए यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है। इवन दो इनमें खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड क्या अब इस टाइम पे अकेले सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहती है, या एंडोसिम्बायोट की एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बोलती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पहले एक अलग ऑर्गेनिज्म थे जस्ट लाइक बैक्टीरिया, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये कहाँ आ गए, ये एंटर कर गए किसमें? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और अब ये यूकैरियोटिक का ही पार्ट बन गए हैं, ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। हमें कैसे पता लगा कि एक्चुअली में ये प्रोकैरियोट थे या ये अलग रहते थे? क्योंकि हमने क्या देखा, इनके राइबोसोम्स देखे कि इनके राइबोसोम्स तो अलग है। यूकैरियोट में तो हमें पता है 60s और 40s होना चाहिए या टोटल 80s होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो 50s और 30s होते हैं। ये आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जो कहती है, जो हमको पढ़नी, ठीक है। चलो वापस से आते हैं, अब हम आते हैं हमारा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ईआर के बाद, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, या जिसे गोल्गी अपैरेटस, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बात इसका एक ही होता है, विच इज ऑफ कोर्स गोल्गी, ठीक है। गोल्गी का काम एक ही होता है, वो होता है पैकेजिंग एंड उसको आगे जाके डिलीवरी करना। पैकेजिंग एंड डिलीवरी ये आपका गोल्गी का काम होता है, ठीक है। समय बेटा आपको आवाज आ रही है? ठीक है, दिख तो रहा नहीं होगा, मुझे ही नहीं दिख रहा वहां लिखा हुआ तो, है ना? हाँ, तो ये काम जो होता है वो गोल्गी का होता है, पैकेजिंग वगैरह ये सब करना। गोल्गी कैसे बनता है आपका? गोल्गी बॉडी भी स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, फ्लैटेंड सैक मतलब पतले पतले, स्टैक बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक, ये ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ ना, हाँ
क्रिस्टे, माइटोकॉन्ड्रिया। आई नो, क्योंकि जिसने भी नीट दिया होगा, रीनीट, उसमें ये क्वेश्चन आया है, मुझे याद है, तो इसलिए आप पूछ रहे हो ना। तो क्रिस्टे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, सिस्टर्न आपके गोल्गी में होते हैं, है ना। तो बस वही है कि ये जो गोल्गी का काम, कि बेसिकली ये क्या करते हैं गोल्गी, गोल्गी आपका पैकेजिंग का काम करेगा, ईआर से लेगा मॉलिक्यूल, सॉर्ट करेगा उसे, फिर सॉर्ट करने के बाद उसकी पैकेजिंग करेगा और डिलीवरी कर देगा। इसके अलावा ना गोल्गी क्या करता है, प्रोटीन को तो डिलीवर करता ही है, प्रोसेस भी करता है। मैंने आपको बताया भी था कि थोड़े बहुत चेंजेस अगर होते हैं तो वो भी किसमें होते हैं, गोल्गी थोड़े से प्रोसेसिंग करता है, मतलब मॉडिफाई करता है। इसके अलावा जो गोल्गी होता है ना, वो 2-3 शुगर्स भी बनाता है। कौन कौन से, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है वो, ठीक है। एडिशन मतलब वो बेसिकली क्या करेगा, गोल्गी एडिशन ऑफ शुगर टू द प्रोटीन्स, मॉडिफाई करता है ना, एडिशन ऑफ शुगर टू प्रोटीन। अब वो बना दिया उसने ग्लाइकोप्रोटीन, पूरा खुद से नहीं बनाया उसने ऐसे, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन उसने बना दिया। ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया कि भाई उसने शुगर में ऐड कर दी प्रोटीन्स में, तो ग्लाइकोप्रोटीन मिल गए। कई बार वो क्या करता है, किसी, मैंने आपको बार बार बोला है कि प्रोटीन को वो मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना, कैसे मॉडिफाई कर रहा है, या तो उसने उसमें शुगर ऐड कर दी, उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोल दिया, या हो सकता है उसने कोई अमीनो एसिड रिमूव कर दिया, मिथियोनिन जो है एक अमीनो एसिड रिमूव कर दिया, थोड़ा सा प्रोटीन चेंज हो जाएगा, ये वो कर सकता है। इस तरह की चीजें गोल्गी करता है, मॉडिफाई। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो आपने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा होगा कि गोल्गी जो है मॉडिफाई करता है। अब हमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है कि मॉडिफाई कर रहा है प्रोटीन को, तो मॉडिफिकेशन में वो करता क्या है। सो रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड कर सकता है वो, एडिशन ऑफ क्या कर देगा वो, शुगर ऐड कर देगा, ये सारी चीजें आपकी मॉडिफिकेशन में वो करता है। फर्स्ट अमीनो एसिड को हटा देगा, ये सारी चीजें करेगा। इसके बाद क्या होता है, हाँ एक और चीज पता है, आप क्लास में मुझे किसी ने बोला था, गोल्गी बॉडी एक और चीज में हेल्प करता है, वो है टू मेक लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स बनाने में भी गोल्गी बॉडी हेल्प करता है। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उसको बनाने में भी गोल्गी बॉडी जो है हेल्प करता है। लिखो, टू मेक लाइजोसोम्स। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स पे आते हैं, जो हमारा आज का अगला टॉपिक है। लाइजोसोम्स, मैं ये नहीं लिख पा रही कि लिख ही लो चाहो तो, सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब जो आपको इसमें मेन लिखना है ना, वो ये है कि लाइजोसोम्स बच्चों क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये जरूर लिखेंगे कि लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये लिखे, ठीक है। कोई ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें हमें नहीं पढ़ना जो होता है। इसका जो डायामीटर होता है वो 0.1 टू 0.5। अरे बहुत सारे बच्चे फिर से आ गए, क्या हो गया। सारे बच्चे आ गए मतलब फिर से, थोड़ा बोल, आया तो है, पता नहीं देखो आया है क्या कोई। छोड़ो यार, पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेना, तो चालू हुआ नहीं है बच्चे। हाँ, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं। इनका काम होता है कि ये क्या, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। एक वर्ड डाइजेस्टिव, या आपकी ना बुक में भी कहीं भी आप पढ़ोगे तो लिखा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, वो एंजाइम जो भी अपना फंक्शन करने के लिए क्या, जो अपना फंक्शन करने के लिए क्या यूज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, उन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बेटा जब भी होता है ना, ये इतने सादा एंजाइम निकालते हैं कि जो कि पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग, बेसिकली एक तरह का डस्टबिन है लाइसोजाइम। कुछ भी गंदी बेकार सी चीज है वो लाइसोसोम में डाल दो, लाइसोसोम में एंजाइम जो होते हैं वो उसको तोड़ देंगे, या कुछ भी है, कोई भी प्रोटीन बेकार है, कुछ भी है,
खराब कर देंगे। कुछ नहीं, वेस्ट मटेरियल होता है, फिर वो सेल के बाहर निकल जाएगा, जो हमारे यूरिन और इन सब के फॉर्म में निकलता नहीं है ना। यूरिन एसिडिक नहीं होता, हमारे ब्लड में कैसे आया एसिड, एसिड ये मत कहना HCl से आया, HCl तो स्टमक में होता है, उसका तो है ही नहीं कनेक्ट, हमारे ब्लड में कहाँ से आया, तो वो वेस्ट मटेरियल ही है। तो वो लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में निकाल देते हैं। सुसाइडल बेग इसलिए बोलते हैं, कई बार ये जो डाइजेस्टिव, मैंने आप लोग को एक प्रोसेस बताया था, अगर आपको याद हो, आप थे उस क्लास में, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कि अब उसको मैसेज आ जाता है कि अब तुम्हें मरना है, तुम्हें अब निकलना है यहाँ से, ठीक है, मरना है बेसिकली। तो सिग्नल जैसे ही आएगा तो लाइसोसोम इतने सारे एंजाइम निकालेगा कि पूरा का पूरा सेल उन एंजाइम्स में डाइजेस्ट हो जाएगा, एंड इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो वही जो हमने पढ़ा कि पुरानी ऑर्गेनेल या पूरा सेल भी, पुरानी कोई ऑर्गेनेल है, आपको क्या लगता है एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या सेल में? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो कोई एक पुराना माइटोकॉन्ड्रिया उसे डालना है तो वो चला जाएगा, ठीक है। कोई एक गोल छोटी मोटी कोई पुरानी ऑर्गेनेल है, उसको डाइजेस्ट कर देगा लाइसोसोम। ये सारे काम तो लाइसोसोम करता ही करता है मेनली, जो कि उसके एंजाइम, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, उसकी हेल्प से। इसके अलावा एंजाइम्स जो ओके, आपने देखा होगा जो स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, हमें थोड़ा सा शायद करना भी है आपके कोर्स में, ये जो स्पर्म का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, रॉकेट मत बोलना तुम लोग इसे, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाती हूँ बच्चे बोलते हैं मैम ये तो रॉकेट लग रहा है। स्पर्म का कुछ काइंड ऑफ इसी तरह ही होता है भाई। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, हाँ करेक्ट, यहाँ पे एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम का फंक्शन ही ये होता है ना कि एक्रोसोम हेल्प करता है वो जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करने में एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में। तो ये जो क्या करूं, बंद की थी तब भी उसकी आ रही है, क्यों क्या हुआ, बच्चे ज्वाइन आवाज, ये देखो अभी भी नहीं दिख रही, वो अभी भी आ रहा है। अब मैं क्या करूं फिर, बताओ। कंप्यूटर में हो जाएगा हॉटस्पॉट से कनेक्ट, करो फिर, सर क्यों नहीं रही हो, बोलो सर को यार क्या हुआ, मैं एक बार आई, एक शांत छोटे हो आप अभी, क्या क्या कम लाइट में, अच्छा, तो मेरा क्या है, तुम्हें दिख रहा है बच्चों अभी ये थोड़ा बहुत, हाँ चलो ठीक है, अगर ऐसे दिख रहा है तो, है ना, आवाज अगर आ रही है यार, माइक सुन लो, चलो अगली क्लास ले लेना ना बढ़िया से, इसी के बात है। हाँ, तो हम लोग कहाँ, मैं कहाँ थी, क्या बढ़ा रही थी, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो होता है हमको पता है, ये हमारा ओवम होता है, इसके चारों तरफ जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। तो ये जो जोना पेलुसिडा होता है ना, इसको पेनिट्रेट करने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में एक्रोसोम हेल्प करता है। तो एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो एक्रोसोम में भर भर के लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम वाले वही एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं, स्पेशल एक बेसिकली एक्रोसोम एक तरह का, आप लिख लो यहाँ पर, एक स्पेशल लाइसोसोम है, एक तरह का लाइसोसोम ही तो हुआ क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो एक्रोसोम इज अ स्पेशल लाइसोसोम which helps in digesting the cell wall, सॉरी हाँ, जोना पेलिसिडा की लेयर को। इसके अलावा अगर हम एक्रोसोम का मैं आपको फंक्शन बताऊं जो सेल के बाहर है, सेल वाला तो मैंने आपको बताया क्या होता है, सेल वाला बेटा, सेल वाला फंक्शन तो हो गया, पुरानी कोई ऑर्गेनल मर मर गई, खराब हो गई, उसके लिए। अगर सेल के बाहर वाला, एक तो हमारा ये हो गया एक्रोसोम वाला, एक और फंक्शन जो होता है वो ये होता है, इसे इसका क्या कहते हैं, लाइसोसोम का, कि मान लो जहां पे बोन बननी है, पहले कार्टिलेज थी,
जब डेवलपमेंट हो रही है, पहले कार्टिलेज थी, अब वहां पे क्या आएगी आपकी, बोन आएगी, ठीक है। सो वो कार्टिलेज को डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, पहले कार्टिलेज वहां से हटानी पड़ेगी, तो वो कार्टिलेज को तोड़ने का काम, ब्रेक डाउन कह लो या डाइजेशन का काम लाइजोसोम करता है। लिखो ये वाली लाइन, लिखो एक बार अपनी नोटबुक में आप लोग, इन द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज with bone during development, with the bone during development, enzymes from lysosome are released, ठीक है, enzymes from lysosomes are released। अच्छा, अब एक और, जैसे इसका फंक्शन हो गया लैक्टेशन में, लैक्टेशन में कैसे भाई, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है फीमेल्स में आफ्टर पार्चुरेशन, अब वो जिंदगी भर थोड़ी ना चलती रहेगी, कुछ पर्टिकुलर सेल हैं, बना लिया उन्होंने मिल्क, सिक्रेट कर लिया मिल्क, अब जब वो लैक्टेशन पीरियड खत्म हो गया, उन सेल्स को मरना पड़ेगा, उन सेल्स को डाइजेस्ट कौन करता है अपने आप ही, कौन कौन निकालता है एंजाइम, लाइसोसोम्स। सिग्नल आते हैं, सिग्नल आएंगे बॉडी से, ब्रेन से, ब्रेन का काम यही तो होता है सिग्नल पहुंचाना, प्रोलैक्टिन जैसे बनाने में हेल्प करता है, ऐसे रोकने में भी तो कोई हेल्प करेगा। एक बात बताओ, कोई तो हार्मोन है जो बता रहा है कि चलो जी अब बनाओ मिल्क, हमेशा क्या मिल्क बनता है, प्रोड्यूस होता है? तो ऐसे नहीं होता बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। अब सिर्फ बोलने से अगर होता तो क्या ही बात थी, है ना, बोलने से तो आप अपने ब्रेन को बोलो कि 4 आंखें हो जाए, है ना, वो तो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, पूरा फंक्शन होता है। बट मैं आई एम अ बिलीवर इन दिस कि आप जो अपने आप को बोलते हो वो जरूर होता है, तो पॉजिटिव बोलो। उनके अंदर कहाँ हो सकता है हार्मोन रिलीज हो रहा है या वो बन नहीं पा रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम है वो, हाँ तो है ऑफ कोर्स। बट फाइनली जो ये जो है, जिनको भाई मारना मारना है, मतलब सेल को मारना ही है ना फाइनली, तो बेटा मैं क्या करूँ, तुम्हारे कोर्स में है, मैं क्या कर सकती हूँ। एक और चीज है, एक और मैं फिर ये बोलेगी, WBCs, हमें पता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो एंडोसाइटोसिस करते हैं ना, अब एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है, हम लोगों ने, मैं ये हटा रही हूँ, हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे सेल या कोई भी चीज है उसको खा जाना, ये हमारी बॉडी में WBCs करते हैं। तो WBCs कैसे करते हैं फेगोसाइटोसिस, मान लो ये एक WBC है, यहाँ पर एक था आपका बैक्टीरिया है या एक सेल है जिसमें बैक्टीरिया था, कुछ भी आप मान लो, तो जब ये बॉडी के अंदर जाएगा ना, यहाँ पर ये सेल के अंदर जाएगा, तो इसको किल करने में, मतलब इसको तोड़ने में कौन हेल्प करता है, लाइजोसोम। आप लोग क्योंकि जो भी मेडिसिन पढ़ेगा ना बच्चा, उसको इम्यूनोलॉजी पढ़नी ही पड़ती है, आपके शायद सेकेंड ईयर में आती है, फर्स्ट ईयर में नहीं आती, फर्स्ट ईयर में तो आपके यही आती है, बोन वगैरह गिनो, बोन्स गिनो, ये सारी चीजें आपकी आती है, इम्यूनोलॉजी आपके सेकेंड में आएगी, ठीक है। उसमें आप पढ़ोगे एंडोसोमल कॉम्प्लेक्स या एंडोसोमल लाइजोसोमल कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें बेसिकली एंडोसोम्स और लाइजोसोम जो है वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें ये जो बैक्टीरिया है या सेल है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, क्योंकि लाइजोसोम क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स, डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये प्रोसेस को हमने क्या बोला, एंडोसाइटोसिस, जो किसमें हुआ है, WBC में, वो भी किसकी हेल्प से हुआ है, लाइसोसोम की हेल्प से। ये सारे जो हैं आपके लाइसोसोम के फंक्शन हैं, ठीक है, बस इतने ही है फंक्शन, और नहीं है शायद, हाँ और नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक आज के, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, डबल मेम्ब्रेनस होता है, हाँ ठीक है, बढ़िया, ये नहीं आएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो अभी बोला सलोनी ने, बट ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। आउटर मेम्ब्रेन होगी इसकी और इनर मेम्ब्रेन होगी, जो इनर मेम्ब्रेन होगी इस तरह की, ये फोल्ड इस फॉर्म में होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्ट है ना,
और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इस बार का नीट का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, प्री नीट का, कि जो क्रिस्टे के अंदर या इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है मीडियम, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। पता नहीं तुम लोगों ने दिया था, मुझे पता है क्वेश्चन क्या था, तुम लोग को याद है यानी ये मुझे जानना है। मैं क्यों दूंगी, तो मैं पढ़ाती हूँ भाई बच्चों को, तुमको क्या लगता है। आई थिंक आई एम अ गुड टीचर, इसलिए मुझे याद है। अब मैं जब अब बच्चों को पढ़ाऊंगी तो उनको बताऊंगी ना कि बेटा इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तुम्हारा भी तो मैं तभी बोल पाती हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ। क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही भाई। चलो वापस से आते हैं हम लोग, हम जो कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया पे। सो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। लिखो, 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। बोली चुकी है सलोनी बार बार, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मेनली एटीपी सिंथेसिस का काम होता है। 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, फॉर्म फिंगर लाइक क्रिस्टल इन डायामीटर। लिखा तो है बेटा, दिख रही हूँ मैं, वो लिखा हुआ है वहां, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उधर खड़ी हूँ बेटा। ये लो ऐसे कर दो तो मैं पूरी दिखाई दो जाऊंगी, या तो फिर ये उल्टा दिखाई देगा। ये लो, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर ऑफ कोर्स। ठीक है बेटा। सो जो दो स्पेस होता है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच का, उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो एरिया होता है अंदर, उसको, करेक्ट, ये मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का। अब इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बहुत चिल होती है। चिल क्यों बोल रहे हैं, वो किसी को भी अंदर आने देगी, किसी को भी बाहर जाने देगी, उसको कोई खास मतलब है नहीं। जिसको अंदर आना है आ जाओ, जिसको बाहर जाना है जाओ, कोई मतलब नहीं करती। लेकिन ये जो क्रिस्टे, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन काफी सिलेक्टिव होती है, हर किसी को बाहर नहीं आने देती, हर किसी को ये बाहर से मतलब यहाँ से जाने नहीं देगी। क्रिस्टे जो होती है वो थोड़ी सिलेक्टिव। हाँ, क्यों नहीं है फायदा, और प्रोटेक्शन का काम है और एक्स्ट्रा स्पेस दे रही है, बता रही हूँ। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, ओश, हाँ, आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें आपको छोटे 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 ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं पोरेंस, प्रोटीन्स, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट में हेल्प, क्या हुआ, बता दो क्यों हंस रही हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं छोटे छोटे छोटे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोरेंस। पोरेंस बेसिकली चैनल बनाते हैं जो जोड़ते हैं, इजी एक्सेस होता है, कोई भी चीज आ जाए आराम से, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, मैंने आपको बोला इनर मेम्ब्रेन बहुत सिलेक्टिव होती है, कौन आएगा कौन जाएगा वो चीज देखने में। माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है कि कितने होंगे किसी भी सेल में। जैसे कि लिवर सेल है, एक लिवर सेल में, 1 लिवर सेल में लगभग 2000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बना अपने आपकी बॉडी में बन जाएंगे ऑर्गेनल। तो जो लोग एक्चुअली में एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो भाग भाग ज्यादा पाते हैं ना। जो सुस्त रहते हैं वो इमरजेंसी में भी भाग नहीं पाएंगे, नहीं है भाई उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी। तो आप जितना ज्यादा, एक्चुअली में तुमको ऐसा लग रहा है मैं यूं ही बोल रही हूँ, सच्ची ना, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं भागती। नहीं, मैं वॉक पे जाती थी, वो भी छोड़ दिया 1 महीने पहले। मैं वॉक पे जाती थी सुबह, 1 घंटा, 1-2 किलोमीटर एटलीस्ट। हाँ बस, बस। सो अगर आप क्या कहते हैं, लिवर में 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी में बन जाएंगे। मैं यहाँ पे एक पूरे लिवर की बात नहीं कर रही हूँ, इशिता, यहाँ किसकी बात हो रही है, एक लिवर सेल की, सिर्फ एक सेल की बात हो रही है, सिंगल सेल में इतने होते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया
एटीपी सिंथेसिस करते हैं। हम लोगों को एटीपी सिंथेसिस वाला जो बच्चों टॉपिक है ना वो करना है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे जब हम लोग को एक्चुअली में प्रॉपर वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और फिर जब रेस्पिरेशन पे आएंगे तब करेंगे, तो वो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि तभी मुझे एक्सप्लेन करना है। बट क्रैब साइकिल और ये सारी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे कि क्रैब साइकिल्स जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है नहीं होती है। नहीं, अगले चैप्टर में, इस चैप्टर में थोड़ी ना। आई नो, मुझे पता है रेस्पिरेशन पे और फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तभी तो मैंने बोला ना इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस फिर रेस्पिरेशन ही स्टार्ट करेंगे। ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, टीसी सिट्रिक एसिड साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन सब पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आया हुआ है, और हर बार डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूरल सिस्टम उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो पेपर में कि उनमें से क्वेश्चन आते हैं, आपके मोस्टली आते हैं, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रोल ऑफ एटीपी में यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है बनाता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। लगी नहीं है, फिर जाते, बच गए, राम का नाम लेके बढ़ो आगे। हाँ, सो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में एक्चुअली क्रैब साइकिल कहाँ होती है, मैट्रिक्स में होती है, अंदर जाके होती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक एंडोसिम्बाइटिन थ्योरी एक बार दोबारा से मैं लिखवा देती हूँ थोड़ा सा, एंडोसिम्बाइटिन सिम्बायन थ्योरी के बारे में। एंडोसिम्बायन थ्योरी अभी तो बताया था, क्या होती है सलोनी एंडोसिम्बाइटिन थ्योरी बेटा? एंडोसिम्बाइट थ्योरी ये देखा गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड है उनके अंदर कौन कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, उनके अंदर जो राइबोसोम्स थे वो थे 50s एंड 30s वाले। देखा, अरे ये राइबोसोम्स तो किसमें मिलते हैं? बैक्टीरिया में मिलते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल, उनमें कौन से राइबोसोम मिलते हैं? 60s एंड 40s वाले। तो ये समझ नहीं आया ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट का सिंबल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो प्लास्टिड है ये तो कहाँ मिल रहे हैं? यूकैरियोट के अंदर। पहले ही साइंटिस्ट को लगता था क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है इन दोनों के पास ही अपना खुद का क्या है, और अपने खुद के राइबोसोम्स थे। भाई ऐसे कैसे सेल ऑर्गेनेल में डीएनए क्यों है? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो थोड़ा ऐसे लगा लो, सर को बोलो सर थोड़ा सा धीरे, प्यार से बोल दो सर, थोड़ा धीरे प्लीज, ऐसे बोल दो, ठीक है, बोल दे अच्छा कोई, थोड़ा धीरे। इतना नहीं, चलो। तो यूकैरियोट्स में 60s और 40s होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में तो हमारे होते हैं 50s एंड 30s। ऐसा क्यों? और उसके बाद डीएनए राइबोसोम्स, उनके पास उनका खुद का डीएनए भी है। तो बाद में पता लगा, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो बहुत टाइम पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड थे ये अलग से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म थे, अलग से रहते थे, घूमते रहते थे, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये घूमते रहते थे आराम से, हमारे अंदर पहले नहीं थे, हमारे अंदर नहीं मतलब यूकैरियोटिक में पहले नहीं थे। हाँ हाँ, पहले नहीं थे, कुछ भी ऐसे सेलुलर लेवल की बात हो रही है ना बेटा, तब तक तो हम लोग ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं था, ये सेलुलर लेवल की बात हो रही है बहुत पहले। तब तक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आए हो या ना आए हो टाइम की बात है, लेकिन हाँ टिश्यू लेवल तो नहीं आया, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है डायनासोर के टाइम के बाद थोड़ी ना हुआ है, उससे पहले ही हो चुका है ये सब। वो बोल रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड थे पहले अकेले रहते थे, फिर उन्होंने देखा सर्वाइवल तो भाई बड़ा मुश्किल है, अकेले सर्वाइव करना वेरी डिफिकल्ट,
उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ टाइम बाद, पहले ऐसा नहीं, तुम देख नहीं रहे हो कि जैसे लाइकन हो गया कि फंजाई और एल्गी मिलके रहते हैं लाइकन, लेकिन अगर आप लाइकन कभी देखोगे ना फोटो भी, देख नहीं सकते हो कि फंजाई और एल्गी दो अलग अलग चीज। तो हो सकता है इनमें भी ऐसा हो कि पहले हो सकता है मिलके रहने लगे हो, फिर इवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि ये एंटर ही कर गए यूकैरियोटिक सेल के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। एक दिन का काम नहीं है, कई सालों का काम है ये। तो इवोल्यूशन में ये हुआ कि वो एंटर कर गए किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लाइकन, हाँ लाइकन वाला भी आया था। ये तो मेरे को मतलब बहुत ही इजी था, वेरी इजी। इस पर मेरे को लगता है, पता नहीं, मुझे ही लगता है कि नीट एग्जाम में बायो बहुत इजी आती है अगर आप ढंग से पढ़ो तो, बहुत आती है। तो 50% तो वो होती है ना जो नलायक बच्चा भी कर ले। नेशनल लेवल एग्जाम में कुछ तो आएगा यार। इतनी टफ नहीं आई थी कोई फिजिक्स, ठीक है, कोई टफ नहीं आई। मतलब आप नहीं पढ़े हो ना बेटा, इसका मतलब ये नहीं है फिजिक्स टफ है। हाँ, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है एंटर कर गए, और अब ये हाल हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में भले ही खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, बट क्या वो अकेले सरवाइव कर सकते हैं? नो नो नो, वो अगर आप बाहर निकाल दो वो एज अ ऑर्गेनिज्म पूरा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते, आदत पड़ गई भाई, आदत हो गई इतने करोड़ों सालों में। ना ना, फिर भी नहीं, थोड़े दिन में नॉट पॉसिबल। एंड दैट इज यूर एंडोसिम्बाइट थ्योरी। एंडो मतलब एंटर कर गए, सिम्बाइट मतलब दोनों का फायदा हो रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो बना के दे ही रहा है, ऐसा थोड़ा ना काम नाम नहीं कर रहा यूकैरियोट्स में, काम तो कर ही रहा है। ठीक है, प्लास्टिड भी काम तो कर ही रही है, क्लोरोप्लास्ट खाना ही यूकैरियोट्स बना पा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, ये है आपकी एंडोसिम्बाइट थ्योरी। भी तो बहुत टाइम है तुम्हारी क्लास में। ठीक है, सो ये आपको याद होना चाहिए कि डीएनए राइबोसोम भले ही है, लेकिन ये फिर भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं अकेले। नेक्स्ट पे आते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन से पहले ना मुझे एक छोटा सा चीज करानी है आपको, सेल वॉल। सेल वॉल में भी अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, सर प्लांट सेल में हमें पता है सेलुलोज की होती है, बाकी की अभी हमें पढ़ने नहीं है। ये जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कॉलोनी सेल वॉल अंदर होती है या बाहर की तरफ होती है? ठीक है, तो ये जो है ये हमारी क्या हो गई, सेल वॉल। ठीक है, प्लांट्स में ना एक और लेयर होती है प्लांट सेल में बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई आइडिया? आंसर दिया क्या अभी? मिडिल लेमेला। तो बच्चों को क्यों ऐसा लगता है कि ये मिडिल लेमेला को मिडिल लेमेला पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक और प्लांट सेल है। ठीक है, ये उस प्लांट सेल की सेल वॉल है, और ये मतलब इतना चौड़ा नहीं होता, बट गेट द आइडिया। ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो मिडल के दो प्लांट सेल के बीच में है ना, ये देखो ये मिडल लेमेला, इसीलिए इसे मिडल बोल रहे हैं कि ये दो प्लांट सेल। लेकिन आपको याद रखना मिडल लेमेला हमेशा आउटर होती है। ये खैर मैंने बहुत मोटा मोटा बना दिया, एक्चुअल में आप देखोगे ना तो ये मिडल लेमेला है, और इसके बिल्कुल साइड में ही होती है सेल वॉल चिपकी हुई। तो दिखा रही थी मैं, तो आपको मैंने वैसे बनाया है। तो सेल वॉल जो प्लांट सेल की होती है उसमें बेसिकली सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती है। इसी तरह का मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, मुझे याद आया, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में भी क्या हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी मैडम इशिता? कौन कौन सी थी वो? पढ़ी थी मैंने, मना कर रही है मेरे सामने बैठ के। ऑफ कोर्स, करेक्ट। नहीं, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखो ना, लेकिन सबके कोर्स में है, मैं थोड़ा ना अपने आप से बना रही हूँ भाई। याद रखो, ग्लाइकोकेलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, चलो आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम लोग बोलते हैं पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर ब्रेक मेरा।
कितना आप बताओ सेल मेम्ब्रेन का काम? स्ट्रक्चर। इसकी बनी होती है बेटा। फॉस्फोलिपिड, है ना? बायोलिपिड होती है, बायोलिपिड मतलब क्योंकि दो लिपिड दो जगह होते हैं, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इसका हेड रीजन हो जाता है, और ये इसका क्या रीजन है, इसका टेल। बायोलिपिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ऐसे होती है ये मेम्ब्रेन, है ना? इस तरह से होती है। अगर आप देखो, बना के देखोगे ना, ये सेल इससे नहीं है, ये मेम्ब्रेन है। तो अगर मैं सेल बनाऊंगी ना, ये ऐसे होगा पूरा सेल। हाँ हाँ बेटा, आपने पढ़ी है। तो पूरे सेल में इस तरह से मेम्ब्रेन होगी। सो पूरी मेम्ब्रेन, ये जो मिड वाला रीजन है, यस, ये जो पूरी मेम्ब्रेन है ना, ये पूरी की पूरी आपकी इस तरह से होगी कि बाइलिपिड है हर जगह। क्योंकि मैं नहीं बना रही हूँ, बट आप समझ लो, हर जगह आप देखोगे कि ये जो टेल वाला रीजन है ना, वो ना तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टच कर रहा है, ना ही वो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि साइटोप्लाज्म को टच कर रहा है। क्योंकि जैसे अभी सलोनी ने बोला कि ये जो टेल वाला रीजन होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये आपका टेल वाला रीजन हाइड्रोफोबिक होता है। इसीलिए ये मॉडल, खैर फ्लूइड मोजाइक मॉडल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से ही ये हमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मिला था। ठीक है। सो सेल सरफेस मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही ज्यादा थिन होती है। कितनी थिन होती है सेल मेम्ब्रेन? लगभग लगभग 7 नैनोमीटर, बहुत ज्यादा पतली। यस, वेरी वेरी थिन, इससे भी ज्यादा थिन। ठीक है। अगर आप देखोगे इसका यहाँ पे आपको ट्रायल, आपकी ना बुक में जब आप पढ़ोगे ट्रायल, या मैं नोट्स में भेजूंगी, ट्रायल लेमिनर अपीयरेंस लिखा हुआ है। ट्रायल लेमिनर मतलब कि जब आप उसको माइक्रोस्कोपी में देखते हो मैग्निफिकेशन में, तो 3 ऐसे लेयर्स सी दिखती हैं। ठीक है, आपको वो दिखाएंगी। हमें पता है पार्शियली क्या होती है ये, पार्शियली सेलेक्टिव, परमिएबल, पार्शियली परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं कंट्रोल करती है कौन सी चीज अंदर जा रही है, कौन सी चीज बाहर आ रही है। ठीक है। इसके अलावा ना माइक्रोविलाई, अगर आप सुना होगा आपने कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी एक्सटेंशन जो होती है कई जगहों पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। सुना है आपने माइक्रोविलाई की सेल मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन, फिंगर लाइक एक्सटेंशन? यस, हाँ वही जो उसमें भी है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यस, एपिथेलियल सेल में होती है, थोड़ी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है अलग। ये सेल सरफेस का एरिया बढ़ाने के लिए, सेल सरफेस मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ाने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा हमको पता ही है ये हमारी उसमें भी मिलती है, किडनी में भी मिलती है, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाती है, और ये हमारे इंटेस्टाइन में भी कि भाई वो एब्जॉर्ब अच्छे से कर सके, उसका एरिया बढ़ाती है। अब एक और चीज आते हैं हम लोग, माइक्रोट्रिब्यूल्स एंड माइक्रोट्रिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये ना, और सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ा रही मैं तुमको आज, क्यों? नहीं नहीं, खत्म नहीं, वो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि MTOC, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम्स, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लिखवाया था कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स नहीं होते, वो एनिमल में होते हैं। और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम की जगह MTOC होता है, माइक्रोट्रिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जिनका काम बेसिकली यही होता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है वो माइक्रोट्रिब्यूल्स को एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, है ना? सेंट्रियोल्स बेसिकली आगे जाके वो माइक्रोट्रिब्यूल्स बना रहे हैं, उससे रिलेटेड होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो मैं आज नहीं, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, मुझे हाफ एन आवर एटलीस्ट चाहिए या थोड़ा सा, इसलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, वायरसेस। ये खड़ा हो जाता है।
अरे मतलब कुछ कुछ फोन हो जाते हैं ना। हम्म। वायरसेस में ना मुझे जो आज थोड़ा सा डिस्कस करना है वायरसेस का, वो ये डिस्कस करना है, आपका टॉपिक रह गया है प्लास्टिड वाला, तो हम वी विल उसके बाद ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वायरसेस में मुझे जो आपसे डिस्कस करना था बच्चों, वो ये करना है कि आप एक तो आपको पता होना चाहिए कि वायरसेस इनएक्टिव होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं जब वो सेल के या होस्ट सेल के या अपने होस्ट के बाहर होते हैं। क्यों? जनरली बाकी बैक्टीरिया वगैरह का तो काम खैर ये है, इस दुनिया में क्यों आए हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आए हैं इस दुनिया में, पैदा हुए, ठीक है, डिवीजन के बाद खाना वाना खाया, ग्रो किए, बच्चे पैदा किए, डिवाइड किए, मर गए, यही तो होता है बैक्टीरिया का काम। उनका सबका, ये एनिमल का क्या, डॉगी का क्या काम है बताओ इस दुनिया में, उसको थोड़ा नीट क्लियर करना है। लायन, लायन लायन का क्या काम है? एग्जैक्टली exactly. तो मतलब एनवायरनमेंट का वो एक अलग चीज है, बट इन जनरल ऐसे उनको तो नहीं करना ना, पैसे वैसे कमाने हैं, या उनको तो नहीं है ऐसा कुछ करना। तो लेकिन वायरस तो एक कदम और आगे है, हमें पता है कि जब डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं ना, ठीक है, रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। उसके बाद जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम्स की जरूरत होती है ना रेप्लिकेशन में और बाकी जगह डिवीजन करने में या अपनी कॉपीज बनाने में, ये सारे एंजाइम्स वायरस के पास नहीं होते हैं। तो वायरस क्या करता है बेसिकली, वायरस जो भी उसका होस्ट सेल है उसकी मशीनरी को यूज करता है आगे बढ़ने के लिए। नो, पढ़ लेते हैं, ठीक है। वायरस बेसिकली होस्ट की मशीनरी यूज करते हैं। अब उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया में घुस गया। कौन सा वायरस है ये बच्चों, कौन सा है? करेक्ट, बैक्टीरियोफेज का डीएनए ऐसे एंटर कर गया। ये बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम है। क्या हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया का लीनियर क्रोमोसोम होता, लीनियर नहीं सर्कुलर होता है डीएनए? यस। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इसकी जो मशीनरी है वो यूज करेगा। अब बहुत सारे, पहले तो अपनी कॉपीज बना लेगा डीएनए की, फिर और सारे क्या बनाएगा, ऐसे प्रोटीन बना लेगा, उसके अंदर ये डीएनए एंटर कर जाएंगे। पूरा अपने इसने इसने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, और फिर ये यहाँ से बर्स्ट हो जाएगा, इसको बर्स्ट कर देगा, खत्म कर देगा, और ये अपना निकल गए बाहर, ऐसे निकल गए, नए वायरसेस बनके निकल गए। ये वायरस करके वो होस्ट की मशीनरी यूज करता है और स्ट्रक्चर्स को बनाने में कौन करता है, ये वायरस करता है। वायरस ना दो तरह के होते हैं, एक तो अपना नॉर्मल वायरस जिसमें जो उसका जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है, तो डीएनए गया, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन, नॉर्मल वायरस। एक और तरह के वायरस होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। रेट्रो कौन से होंगे, रेट्रो मतलब हम रेट्रो वर्ड कब यूज करते हैं, पुराने जमाने का, पुराने जमाने का वायरस ना। तो रेट्रो वायरस वो वायरस होते हैं ये जो उल्टा काम कर रहे हैं, कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए ना होके क्या होगा उसके अंदर, करेक्ट, हैव वी डिस्कस दैट इन आवर, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया है ना, कि हर चीज को ना बोलेगी, आरएनए होता है। मेरे को लग रहा थी, जो भी है चलो, आरएनए होता है। हाँ, तो अगर किसी का जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल किसी का अगर आरएनए है, आरएनए से क्या बनेगा आपका, नहीं, अगर क्या, गलत अंकिता जी, आरएनए किसी का जेनेटिक मटेरियल है तो कभी भी आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है। आरएनए से आपका पहले बनेगा डीएनए, या उसे हम सीडीएनए बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एंड इस प्रोसेस को इशिता क्या बोलते हैं,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। cDNA से फिर अपना वही mRNA, और mRNA से फिर आपका क्या बनता है, प्रोटीन बन। ये आपके कहां पर होती है ये सारी चीजें, रेट्रोवायरस। mRNA, हाँ तो मुझे फाइनली ना मुझको पूरा प्रोसेस जानना था बेटा, इसलिए ठीक है। हाँ जो वायरस ऑफ कोर्स प्लांट को, सेल को, बैक्टीरियोफेज जो हम डिस्कस कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो पर्टिकुलरली जिसका होस्ट क्या होता है, बैक्टीरिया। उसके अलावा एनिमल सेल का, एनिमल सेल के वायरस है जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, प्लांट सेल, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल में ह्यूमन तो ऑफ कोर्स आते ही है। तो अलग अलग सभी को, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं वायरसेस, सबको जाके डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। आपका जो मुझे पढ़ाना है सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड, उसके अलावा ये जो माइक्रोट्यूबुल वो वाला फैक्टर यूनिट है वो पढ़ाना है। एंड थोड़ा सा ना वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकन्स के बारे में भी थोड़ा सा, मतलब जो भी आपका इस चैप्टर का रह जाएगा हम खत्म करके नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, इधर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों में से ही हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय आप लोगों को भी बच्चों, ऑनलाइन वालों को भी बाय। बाय किड्स। कोई आ रहा है, देखो कौन आ रहा है। अंकित झा ने रेस, अंकिता ने, हाँ बेटा बोलो अंकिता क्या कह रहे हो। नहीं नहीं उसने हाथ रेस किया है, बोलो अंकिता। कुछ हेलो कर रही है, बाय कर रही है। अच्छा बाय कर रही थी, ओके बाय अंकिता। बाय बेटा, आपकी शायद केमिस्ट्री की क्लास है, हाँ बाय नहीं, क्लास होगी, केमिस्ट्री की क्लास है अभी। हाँ थोड़ी देर में है, मैं पूछ लेती हूँ कितने बजे है, बट है, मैसेज आ जाएगा या तो मैं मैसेज कह दूंगी, ठीक है। से हाई टू सलोनी अंकिता, की सलोनी। बाय बेटा। हाँ जी, 15 मिनट का ब्रेक है बच्चों, केमिस्ट्री की क्लास उसके बाद है। ऐश करो। हाँ बेटा, बोल दिया, बोलो। ये देखो, बोलो बेटा, बोल पूछ। ये बताना, लिख दो। लिख दो मतलब, कॉलेज में कैसे पढ़